नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में बहुत लंबे समय से प्रतीक्षारत एक ऐसी नीति की जिसे तबादला नीति कहते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार में 2022 के बाद अब तबादले फिर शुरू होंगे। मौसम तो गर्मियों का है और तापमान का जो पारा है वो 44 डिग्री के पास पहुंच रहा है, लेकिन गर्मी जब आसमान से बरस रही है तब मध्य प्रदेश में तबादलों की बारिश भी होगी। हम कह सकते हैं कि अब होगी बदलियों की बारिश। पुराने ज़माने में तबादले को बदली कहा जाता था, तो बदलियों की बारिश और तबादलों की बारिश 1 मई से शुरू होगी और 30 मई तक वो चलेगी। 1 महीने मध्य प्रदेश में कोई काम हो ना हो, लेकिन तबादले जरूर होंगे। इसी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले इस मुद्दे पर सुन लेते हैं मध्य प्रदेश सरकार के जो प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं। 2028 की स्थानांतरण नीति ये मंत्रिमंडल ने आज स्वीकृत की है और इसमें यह स्थानांतरण 1 से 30 मई तक किया जाना ज़रूरी है और 30 मई तक ई ऑफिस में सारे स्थानांतरण डालना होंगे। यदि उसके बाद यदि कोई स्थानांतरण किया तो वो स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। मध्य प्रदेश वो राज्य है जो केंद्र सरकार के बराबर महंगाई हमारे यहाँ के कर्मचारियों को दे रहा है। तो मध्य प्रदेश में तबादलों की प्रतीक्षा खत्म हुई और अब अगर कौन बनेगा करोड़पति के हिसाब से कह सकते हैं कि समय शुरू होता है 1 मई से। इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी जी हमारे साथ हैं। उमाशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जबलपुर से जुड़ गए मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री चैतन्य भट्ट जी, और बहुत जल्द जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे साथी पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन जी। तो सारा मामला उमाशंकर जी कर्मचारियों पर आकर टिकता है, क्योंकि कर्मचारियों की जो दुविधा है, कई बार तो प्रशासनिक तबादले होते हैं, कई बार कोर्ट के आदेश की वजह से तबादले होते हैं और कई दफ़े कर्मचारियों की दिक्कत को देखते हुए तबादले होते हैं, चाहे वो पारिवारिक परेशानी हो, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो, और कई बार ये भी होता है कि कर्मचारी अपने गृह जिले में आना चाहता है या अपने घर के पास नियुक्ति चाहता है। तो इसको लेकर तबादलों की प्रतीक्षा 2022 से हो रही थी। लंबा समय गुजरा और ये 3 साल किस तरह से बिताए होंगे उन कर्मचारियों ने जो तबादले के मुंतज़िर थे, जिनको तबादले बहुत ज़रूरी थे। आपकी राय? लगभग 6 लाख के आसपास तबादले होंगे हमें लगता है, और ये संख्या घट बढ़ भी हो सकती है। आपकी राय कि तबादलों में एक आरोप लगता है राजनीतिक स्तर पर कि तबादला उद्योग शुरू हो जाता है, तबादलों में करप्शन की बातें बहुत सारी होती है। आपकी राय, जो ज़रूरी तबादले हैं वो होने चाहिए, लेकिन जो विधायक की सिफारिश पर, भाजपा या सत्ताधारी दल की सिफारिश पर जो तबादले होते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी पोस्टिंग होती है जहां हर कोई जाना चाहता है, वो तबादले भी होते हैं। लेकिन उसके लिए हम उद्योग की बात कर सकते हैं कि उसे कहते हैं ट्रांसफ़र इंडस्ट्री। आपकी राय? लंबे समय से तबादले, कुछ राहत तो मिलेगी कर्मचारियों को? देखिए सिंह साहब, जो आपका विषय है आज का, उस पर मैं बोलना चाहूँगा। और ये विषय ऐसा है जैसे जीवन और मृत्यु। तो जीवन, जब किसी के घर में कोई बच्चा आता है तो उसे खुशी होती है, और जब मृत्यु होती है तो उसे दुख होता है। उसी प्रकार से तबादले कर्मचारियों के लिए दुखदायी भी हैं और खुशी का माहौल भी लाते हैं। दुखदायी ऐसे हैं कि कई कर्मचारियों को, जो खासकर चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी कुछ ऐसे होता है जो लिपिक वर्ग तक रहता है कार्यरत, उनको जब जानबूझकर और उनको मनमानी वो अधिकारियों की नहीं मानते, जो भी कोई चीज़ें ऐसी हैं, तो उनको जानबूझकर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उनके लिए वो सज़ा हो जाती है, मतलब मृत्यु समान हो जाता है। उनको परिवार से बहुत दूर फेंक दिया जाता है, या वरिष्ठ अधिकारियों को कहने पे या राजनेताओं को कहने पे हो जाते हैं। ऐसे कई तबादले होते हैं। तो चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के लिए तबादला कहीं खुशी लेके आता है तो कहीं गम लेके आता है। उसका एक कारण बता देता हूँ। खुशी इसलिए कि जैसे कोई दूर है, चतुर्थ श्रेणी या तृतीय श्रेणी का बाबू, हमारा लिपिक भाई, तो उसको अगर वापस आना उसका हो जाता है घर, तो उससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग राह देख रहे थे कि तबादला नीति जल्दी आए। हालांकि तबादले 2022 में जब 5 अक्टूबर लास्ट डेट थी उसमें हुए थे, और उसके बाद कोई नीति आई नहीं थी। उस समय भी 2021 की नीति पे 2022 में तबादले हुए थे,
और तबादले जब होते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार पर भी उसका बोझ पड़ता है, क्योंकि प्रशासनिक आधार पर जो तबादले होते हैं उसमें सरकार पे भारी बोझ आता है। और वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, हमारे क्लास 2 के अधिकारी होते हैं, तृतीय श्रेणी के, चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी होते हैं, इनको जब प्रशासनिक व्यय पे किया जाता है तो उन्हें यात्रा देय के, उनके जाने आने के खर्चे हैं, उनके बहुत सारे और जो खर्चे हैं वो सरकार को भुगतान करना पड़ते हैं। अगर स्वैच्छिक आधार पर सरकार ये कर दे कि भाई स्वैच्छिक आधार पे हम लोग करेंगे तो उसमें ये सरकार का खर्चा नहीं आता। जो भी कर्मचारी जाता है तो अपनी स्वेच्छा से भले अपना सामान ले जाता है, लाता है, तो वो सरकार पे क्लेम नहीं करता है। तो सरकार का ऐसे फायदा होता है, स्वैच्छिक में शिकवे शिकायत भी नहीं होती। तो सरकार का जो अभी तबादला नीति आई है, इसमें माननीय मंत्री जी की अभी मैंने सुन रहा था चैनल के माध्यम से आपके, उसमें बोल रहे हैं 1 से 30 मई तक होंगे, ऑनलाइन होंगे, इसके बाद विचार नहीं किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और अगर पारदर्शिता सरकार के उसमें है और ट्रांसफर को उद्योग नहीं बनाना है तो ऑनलाइन आवेदन आए, उसमें ज़रूरत समझी जाए, और जो कर्मचारी अधिकारियों की बहुत ज़्यादा गंभीर शिकायतें उनको ज़रूर हटाया जाए, उसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि जब को काम ही नहीं करेगा, सरकार के काम नहीं करेगा, जनता के काम नहीं करेगा, तो उसका हटना निश्चित है और वो होना भी चाहिए। सुधार भी तभी आता है। लेकिन इस ट्रांसफर में भी 30 मई को लास्ट जो ऑर्डर निकले उसमें रात के 12 बजे बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। अभी पहले क्या होता था, ऑफलाइन जब होते थे, मान लीजिए कोई 5 अक्टूबर थी पिछली बार की डेट, तो 5 अक्टूबर में तबादले 20 अक्टूबर तक चल रहे थे। तो 20 अक्टूबर तक ऑर्डर निकल रहे थे, लेकिन तारीख कौन सी डली थी, 5 अक्टूबर। तो उस बीच में जो लेन देन हो रहा था, भारी लेन देन हो रहा था, वो उद्योग बन जाता है। तो कोई भी आरोप सरकार पे ना लगे। कर्मचारी अधिकारी जो भी जाना आना चाहते हैं उनके लिए अगर पारदर्शिता सरकार रखेगी तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा है। और ट्रांसफर होना, जैसे परिवर्तन संसार का नियम है, ऐसे ट्रांसफर भी होना जरूरी है। लेकिन बहुत जरूरी होने पर छोटे कर्मचारी को किए जाए, क्योंकि वो कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं। मान लीजिए किसी को भोपाल से रीवा कर दिया, अब वो छोटा कर्मचारी रीवा में जब जाएगा तो उसे एक छोटा कमरा लेना पड़ेगा क्योंकि तनख्वाह कम है। और ये उसके अगर बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, तो उसे स्वयं फार्म लेने जाना है, व्यवस्थाएं करना है, नल का कनेक्शन अगर है उसको सरकारी मिला है तो खुद कराना, बिजली का कनेक्शन खुद कराना। वहीं अधिकारियों को ट्रांसफर हो जाते हैं, उनके लिए सजा नहीं होती। वो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ जो दिक्कतें आती हैं। अधिकारी गए, उनका ट्रांसफर भी हो गया, उनको पहले बंगला मिल जाएगा, नहीं तो रेस्ट हाउस मिल जाता है, वो रेस्ट हाउस में रहते हैं। उनके यहाँ कोई भी दिक्कत होती है, अपने छोटे जो उनके मातहत कर्मचारी होते हैं, बाबू होते हैं, उनके पीए होते हैं, उनको बोलते हैं, सारे काम फिर वो करते हैं। तो छोटे कर्मचारी के लिए तबादला बहुत बड़ी सजा है, खासकर महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सजा है, हमारे जो विकलांग कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत बड़ी सजा है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो सजा अगर है तो क्या तबादले नहीं होने चाहिए? तबादले हों, लेकिन वो बहुत जरूरी पे होना चाहिए। मैंने पहले बताया कि भाई इसकी बहुत गंभीर शिकायतें हैं, मैं बहुत ऑफिस में परेशान कर रहा हूं, मेरी बहुत शिकायतें आ रही हैं, मेरे को जनप्रतिनिधि शिकायत कर रहे हैं, मेरे को अधिकारी शिकायत कर रहे हैं। 10% तबादले तो होंगे ना, तो 10% होंगे, लेकिन वो 10% में देखिए कम से कम जैसे 6,06,000 से अधिक कर्मचारी हैं, तो कम से कम 50 से 60,000 कर्मचारी इधर से उधर हो जाएगा। तो उसमें ऐसे लोगों को भी टारगेट किया जाता है। मैं लौटता हूं आपके पास जी। वो 3 साल से तबादले रुके, तो 50-60 हज़ार तबादले होना बहुत ही मामूली है, क्योंकि ज़रूरत भी है और कुछ लोग चाहेंगे भी तबादले। तो इन सब को मिलाकर 50-60 हज़ार का फिगर हम तो ले रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। हमारे साथ जुड़ गए हैं चैतन्य भट्टी जी भी और डॉक्टर राहुल रंजन जी। आपका स्वागत है। मेरी आवाज़ आ रही है आप दोनों को? जी जी। दरअसल 1980 में पहली बार मध्य प्रदेश में तबादला नीति तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने बनाई। उसके बाद अगर हम बात करें तो शिक्षा विभाग की मैं बात करूंगा कि जब स्वर्गीय मंत्री महेंद्र सिंह कालूखेड़ा शिक्षा महकमे के मंत्री हुआ करते थे, और शिक्षा विभाग को तबादला विभाग कहा जाता था, क्योंकि तब मध्य प्रदेश एक था, छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल था। और शिक्षा का मतलब कि फिर झाबुआ से लेकर बस्तर तक, दंतेवाड़ा तक तबादले होते थे। फिर बालाघाट जो अब मध्य प्रदेश की बॉर्डर है छत्तीसगढ़ की, लेकिन उस समय का मध्य प्रदेश करें तो झाबुआ से अगर आप जाएंगे बस्तर में तो लगता था कि 2 दिन तो उसको पहुंचने में लगते थे, और वहाँ से वापसी अगर वो करेगा तो 2 दिन लगते थे। तो वो होती थी सज़ा। और तब महेंद्र सिंह कालूखेड़ा ने ये एक नियम बना दिया था कि जो शिक्षक जहाँ नियुक्ति चाहता है अपने ज़िले में, अपने शहर में, उसको नियुक्ति दे दी जाए। क्योंकि पहले मेरे ख्याल से गृह जिले में नियुक्ति का प्रावधान नहीं था, क्योंकि वहाँ कर्मचारी से कुछ गड़बड़ी की उम्मीद होने की संभावना थी, क्योंकि वो सारे लोग पहचान के होंगे उसके। तो गृह जिले की बंदिश उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री महेंद्र सिंह कालूखेड़ा ने खत्म की। और उस साल आपको याद होगा भट्ट जी कि विधानसभा में जो सत्र चला उसमें विपक्ष में भाजपा थी, और उसने तबादला सूची को जोड़कर एक लंबी
बनाई कि साहब ये 1 किलोमीटर लंबी तबादला सूची है शिक्षा महकमे की, इतने तबादले होगा, तब उन्होंने कहा था कि ये शिक्षा नीति बदलने का पहला साल है, अगले साल से तबादले मिनिमम हो जाएंगे, बहुत कम होंगे, क्योंकि सबको इस बार मनचाही जगह मिल जाएगी, फिर कोई तबादला नहीं मांगेगा। तो तबादले तो होने चाहिए, लेकिन सज़ा के तौर पर कम, प्रशासनिक व्यवस्था के तौर पर ज़्यादा। मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग सबसे ऐसा महकमा जहाँ जो तबादले सर्वाधिक होते हैं, और उससे पूरी शिक्षा का एक तरह से तंत्र ही गड़बड़ हो जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य की हम बात करें, आपकी राय? 10% तबादले का सरकार ने कहा है, और वो 10% कम से कम 60,000 के आसपास होते हैं। इसमें उद्योग भी चलेगा, जिनसे विधायक मंत्री नाराज हैं वो भी हटाए जाएंगे, कुछ गड़बड़ी करने वालों को भी सज़ा मिलेगी, और कुछ तबादले तो जरूरी होते हैं वो भी होंगे। IAS IPS की बात करें तो वो तो 12 महीने होते हैं, और वो पूरा मामला मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। आपकी राय भट्ट साहब? देखिए राघवन जी, देखिए तबादला तो एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो भी सरकारी विभाग में होता है उसका तबादला होता है जी। विशेषकर आप देखिए IAS IPS का तो पूरे साल भर चलता तबादला, कभी भी उनको हटा दिया जाता है, शिकायतें होती हैं या वो काम ठीक से नहीं कर पा रहे, शहर से नहीं समझ पा रहा, तो उनके तबादले होते रहते हैं। लेकिन जो छोटे कर्मचारी हैं वो भी चाहते हैं कि उनकी मनचाही जगह पे अगर तबादला होता है तो वो ज्यादा बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं, ऐसा उनका सोचना होता है। अब चूंकि 1 मई से तबादले की जो बंदिश है वो खत्म होने वाली है, और 10% सरकार ने कहा है कि हम तबादले करेंगे, तो अगर 7 लाख के आसपास कर्मचारी हैं जिनको महंगाई भत्ता भी केंद्र शासन के हिसाब से 55% हो गया है, तो 60-70 हजार के आसपास तबादले होंगे। अब उसमें ये देखना पड़ेगा कि पहले वास्तव में कौन लोग ऐसे हैं जिनको वास्तव में तबादले की जरूरत है। जैसे छोटे कर्मचारियों में अक्सर ये देखा जाता है कि पति पत्नी अलग अलग स्थानों पे हैं, और अगर उनको तबादले की वो कोशिश करते हैं तो उनका तबादला हो नहीं पाता, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों को ये सुविधा है कि जहां पत्नी उसी के आसपास उनके पति को भी भेज दिया जाता है। तो ये भी देखना होगा कि जो वास्तव में तबादले के इच्छुक हैं और जिनकी वास्तव में कोई परेशानी है, तो उनको प्राथमिकता के आधार पर तबादला किया जाएगा। जैसा कि अभी हमारे साथी भी कह रहे थे कि पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है, लेकिन होता अक्सर ये है कि तबादले को लेकर अभी जैसे प्रभारी मंत्री को जो अधिकार दे दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें भी तमाम तरह के जुगाड़ लगाए जाएंगे, और अधिकारी स्तर पे भी लेन देन की बात होती है। ऐसा तो कभी होता नहीं कि बिल्कुल पारदर्शिता के हिसाब से ही तबादले हुए हों, क्योंकि ये तो तबादला उद्योग कहा गया था। कमलनाथ जी की सरकार के समय भी जो तबादले हुए थे उसमें भाजपा ने यही कहा था कि जो तबादला उद्योग हो गया है, हजारों की संख्या में तबादले कर दिए गए थे। तो तबादला हो, लेकिन उसके साथ साथ उस व्यक्ति की जो परेशानी है या उसको ये देखना जरूरी है कि उसको कितने वर्ष हो गए, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि एक ही कुर्सी से आदमी 10-10 साल तक चिपका रहता है, उसका तबादला नहीं होता, उसका अपना एक जुगाड़ होता है मंत्री से, विधायक से, तो उनके तबादले होते भी हैं तो फिर कैंसिल हो जाते हैं। अब ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है तबादलों की, लेकिन ऑनलाइन में भी ऐसा नहीं है कि उसमें जुगाड़ की गुंजाइश नहीं होती या लेन देन की गुंजाइश नहीं होती है। तो ये देखना होगा सरकार को कि वास्तव में जिनको जरूरत है तबादले की, उनका ही तबादला किया जाए। और जैसे अभी हमारे साथी ने भी कहा कि जैसे दिव्यांग व्यक्ति है या बहुत कमजोर व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, उसको मनचाही जगह पर अगर पोस्टिंग कर दी जाए, ऐसे जैसे कोई गाँव में रहता है और उसको शहर में बार बार आना पड़ता है इलाज के लिए, तो अगर उसको शहर में कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। उसके साथ साथ ये भी देखना है कि कई बार ये हुआ कि अतिशेष जो लोग थे शिक्षा विभाग में, अतिशेष की बार बार ये एक कहानी चलती है कि अतिशेष हो गए हैं, उनको हटाया जाएगा, लेकिन फिर वो सारा मामला ठप हो जाता है, क्योंकि तमाम तरह के जुगाड़ लग जाते हैं और शहर से लोग गांव जाना नहीं चाहते, और गांव में जो शिक्षक हैं वो शहर आना चाहते हैं। तो ये तमाम जो परेशानियां हैं या जो भी दिक्कतें आती हैं उसको हल करना पड़ेगा सरकार को, और एक पारदर्शिता के हिसाब से अगर वो तबादले करेंगे तो मुझे लगता है कि तबादलों में किसी को कोई ऐसा ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन भट्ट साहब एक बात है कि मंत्रियों के यहाँ कई बार स्टाफ जो होता है वो ज़्यादातर शिक्षा महकमे का होता है, उससे मंत्रियों का में तो स्टाफ में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्कूल सूने हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ों का युक्तियुक्तकरण करना पड़ेगा। आपने अतिशेष की बात की है, अतिशेष के साथ साथ जो मंत्रियों का स्टाफ होता है वो शिक्षा विभाग का होता है। इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत वो आती है अस्पतालों में डॉक्टर की। डॉक्टर भी हर डॉक्टर शहर में पोस्टिंग चाहता है, तो अगर भोपाल शहर के आसपास के अस्पतालों में डॉक्टर नहीं रहना चाहेंगे तो फिर गांव में कौन डॉक्टरी करेगा? फिर इलाज के लिए
गांव का आदमी शहर भागता है और सरकारी अस्पताल खाली पड़े होते हैं। लेकिन उसमें एक बात जरूर ध्यान रखना पड़ेगी कि जो लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो अकेली कैसे गांव में रहेंगी। खासतौर से हम चिकित्सक की बात करें, क्योंकि चिकित्सा का पेशा ऐसा है कि वो ज़रूरी बहुत है, क्योंकि जान का मामला है, लोगों के प्राण संकट में आते हैं। लेकिन लड़कियों के लिए जो डॉक्टर हैं, नई डॉक्टर MBBS करके जा रही हैं, उनके लिए ना तो वहाँ रहने की जगह होती है, वो प्राइवेट मकान लेते हैं। फिर आजकल बेटियों के लिए खतरे बहुत ज़्यादा हैं, अस्पताल के भीतर भी खतरे हैं, अस्पताल के बाहर भी खतरे हैं। तो उससे निपटने के लिए कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि अगर महिलाओं की नियुक्ति हम उनके गृह क्षेत्र से बाहर करते हैं तो वहाँ उनके रहने वहने का इंतज़ाम ठीक से करना पड़ेगा, ताकि वो कैंपस में रहें और सुरक्षित रहें। इसकी चिंता अगर होगी तो बहुत सारी दिक्कतें परिवार की भी कम हो जाएंगी, और जो लोग तबादले की कोशिश करते हैं वो जुगाड़ भी करना बंद कर देंगे। एक बात और जो आपने की वो ये कि ऑनलाइन का मामला है। ऑनलाइन का सिस्टम सबको पता है, अगर सर्वर डाउन होगा तो ऑनलाइन आवेदन ही नहीं होंगे, और ऑनलाइन आवेदन अगर नहीं हो रहा है तो फिर आदमी कहाँ जाएगा। ये जो दिक्कतें आएंगी तकनीकी रूप से, वो बहुत परेशान करने वाली होगी। और वहीं से फिर नंबर 2 का काम शुरू होगा कि आप एक कागज़ हमको दे जाइए, स्टाफ को, मंत्री के स्टाफ को, ऑनलाइन जब होगा ठीक है, वरना इसी के जरिए हो जाएगा। तो ये दिक्कतें बहुत आने वाली है, मुझे लगता है। इसके लिए तकनीकी जो सक्षमता है वो बढ़ानी पड़ेगी। डॉक्टर राहुल, तबादले 3 साल के बाद हो रहे हैं। बहुत से लोग भरे बैठे थे कि तबादले बहुत दिन से हुए नहीं हैं, तबादले करने और करवाने हैं, वो अलग बात है। लेकिन जिनको बहुत ज़रूरी है, जिनके माता पिता बीमार हैं और वो अपने घर से दूर रह रहे हैं, उनकी सेवा कौन करेगा। नौकरी भी ज़रूरी है और माँ बाप की सेवा भी ज़रूरी है। आप माता पिता की अनदेखी नहीं कर सकते। बच्चों की पढ़ाई का मामला भी इसमें आएगा। तबादले बहुत अच्छे मौके पर हो रहे हैं, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां लगेंगी और ऐसे में तबादले होंगे, तो फिर जिनके तबादले होंगे उनको स्कूल कॉलेज में अपने बच्चों का दाखिला कराने में दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन अगर 30 मई के बाद तबादले होंगे, जून तक चलते रहेंगे, हो सकता है कि सरकार इसको एक आध हफ्ते आगे बढ़ा दे। वो कह सकती कि 7 जून तक तबादले और बढ़ाए जा रहे हैं, 15 जून तक भी बढ़ा सकते हैं, जो डिमांड होगी उस हिसाब से। लेकिन गर्मी में ये तबादले ख़त्म होना चाहिए। गर्मी के मौसम में आसमान से आग बरसती है, हम कहते हैं कि सरकार तबादलों की बारिश कर दे, लेकिन उसके बाद फिर तबादले नहीं होना चाहिए जब तक कि वो ज़रूरी ना हो। आपकी राय? तबादले एक स्वस्थ प्रशासन के लिए आवश्यक है, इसको तो आप इनकार कर ही नहीं सकते। और सरकार ने यदि किया है कि 10% कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे, तो मध्य प्रदेश में जितने कर्मचारी हैं उसका 10% तबादले करना जेन्युइन ही। तो 10% बहुत बड़ा रेशो नहीं है कि 10% कर्मचारियों को ट्रांसफर करना उससे दिक्कतें ट्रांसफर के बाद में चतुर्थ श्रेणी और 33 श्रेणी और शिक्षकों और मेडिकल में काम करने वाले, इनको दिक्कतें आती है। लेकिन समस्या ये है कि जो लोग वर्षों से जमे हुए जहां, उनको जेन्युइन ट्रांसफर करना आवश्यक होगा, क्योंकि मोनोपोली चलने लगती है, चाहे वो शिक्षक हो या मेडिकल क्षेत्र का हो या कहीं का हो। तो ये जरूरी है कि आप ट्रांसफर 10% कर दीजिए। लेकिन दूसरी समस्या कहाँ खड़ी होगी कि एक बार ये भी प्रयोग हो चुका है कि ऑनलाइन सिस्टम से इसलिए हुआ कि अब मंत्रियों के बंगले पे, विधायकों के बंगले पे, या फिर उनके साथ में जो इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, जो ट्रांसफर उद्योग में शामिल हो जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से उनके पास भीड़ आपको नहीं दिखाई देगी। आमतौर से आप देखते हो कि जब ट्रांसफर शुरू होने लगते हैं, जो ट्रांसफर जैसे ही बैन हटता है, मंत्रियों के बंगले पे आपको तंबू लगाना पड़ते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है। विधायकों के यहाँ भी वही भीड़ हो जाती है। तो ये सब सारे चमचे तो मंत्रियों ने यहाँ किनारा कर लिया। एक ऑनलाइन सिस्टम आ गया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया कि आप आवेदन दे दीजिए। लेकिन ऑनलाइन सिस्टम को पारदर्शिता नहीं समझा जा सकता कि पारदर्शिता अंततः ये मानव के हाथ में ही जाएगा, उन्हीं कर्मचारियों के हाथ में जाएगा, उसी मंत्री के हाथ में जाएगा, विधायक के हाथ में जाएगा, और उन अफसरों के हाथ में वो आवेदन ऑनलाइन जाएंगे। और फिर वहां जाकर के ये तोड़फोड़, या जिसको अपन उद्योग कहने लगे हैं, ये शुरू हो जाएगा मामला। आप इससे बिल्कुल कतई नहीं बच सकते कि 10% में भी नहीं होगा, क्योंकि 10% में वो कर्मचारी भी शामिल हैं जिनकी शिकायतें बहुत ज्यादा इन 3 वर्षों में, या बल्कि 6-7 वर्षों से, वो 10 वर्षों से एक ही जगह पे जमे हुए हैं, उनकी शिकायतों के अंबार लगे हुए। बिल्कुल, वो व्यक्ति जाना जेन्युइन नहीं जाएगा। और ऑनलाइन में आप हर व्यक्ति को परख भी नहीं सकते कि वो जेन्युइन है या नहीं है। आप किस आधार पे करेंगे कि उसका मेडिकल की जरूरत है, या उसके माता पिता की तबीयत खराब है, या परिवार की स्थिति है। उसमें कुछ ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे ऑनलाइन में, वो आप भर सकते हैं कि जेन्युइन कारण। उस कारण को यदि सरकार ने मान लिया तो ठीक है, नहीं तो दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, फिर ऑफलाइन हो जाएगा। जी, एक चीज और है, ये उमाशंकर जी बताएंगे कि एक तो ये होता है कि नौकरी कर रहे हैं
स्वास्थ्य विभाग में और उनकी पदस्थापना हो गई है मंत्री जी के यहाँ शिक्षा विभाग में। तो ये जो कई बार स्थिति बनती है कि एक विभाग का आदमी दूसरे विभाग में काम करने लगता है और तकनीकी रूप से उसके लिए शब्दावली भी है, लेकिन वो जो चीज़ें हैं कि विभाग में कर्मचारियों का टोटा हो जाता है, अफसरों का टोटा होता है। जैसे उच्च शिक्षा विभाग का कर्मचारी शिक्षा मंत्री का काम कर रहा है, स्वास्थ्य मंत्री का काम कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी मुझे लगता है कि रोकना पड़ेगी और इसी से व्यवस्था सुधरेगी और तकनीक को बेहतर करना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन की बात कर रहे हैं तो फिर ऑनलाइन ही आवेदन आने चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कि ऑनलाइन सिस्टम काम करे, नहीं तो बेचारे लोग परेशान हो जाएंगे और ऑनलाइन सिस्टम ही कई बार तकलीफ की बड़ी वजह बन जाता है। तिवारी जी। बिल्कुल सिंह साहब, आपने जो बताया बहुत बढ़िया मेरे को लगा है आपके विचार। मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ कि जो कर्मचारी को आपने बताया अटैचमेंट वाली बात, ये तो ये ऑनलाइन में भी होंगे और जिनको बुलाना होता है, ये संलग्नीकरण की प्रथा बिल्कुल बंद है। और ख़ासकर हमारे जो शिक्षक हैं, शिक्षकों को ज़्यादातर ऐसे काम कराए जा रहे हैं जो उनके काम करने के नहीं है, जबकि इसमें माननीय हाईकोर्ट ने भी कहा है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराए जाए। अभी कई जिलों में कलेक्टर साहब द्वारा दूसरे कार्य शुरू करा दिए गए हैं। जब शिक्षा पे वो ध्यान ही नहीं दे पाएगा, बच्चों को रिजल्ट बिगड़ेगा और बच्चे को रिजल्ट बिगड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं फिर निजी स्कूल कॉलेजों की तरफ वो बढ़ते हैं। तो हमारे सरकारी स्कूल का ढांचा, जब हमारी शिक्षा अच्छी होगी तो एक बच्चा अच्छा एक नागरिक बनेगा और उसको बनाने के लिए सबसे पहले इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। माननीय मंत्री जी ने एक बात और कही है जो बड़ी दुखदायी हो सकती है और उसके वजह से मेरे को लगता है ये नीति पे ही सवाल खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हर विभाग अगर चाहे तो अपनी एक तबादला नीति बना सकते हैं और वो बनाकर उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग से मंजूर कराना होगी। अब ये बताना चाहता हूं कि मात्र 30 दिन में ये सब इतना अच्छा, इतना पारदर्शिता से भी कितने भी कर लो तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग में जाना और फिर नीति को लागू करवाना, वो उसमें 10 क्वेरी पूछेंगे, मेरे को लग रहा है जब तक तो अगली 30 मई आ जाएगी। तो ये एक नीति पहली बार हुआ है जो मैं देख रहा हूँ कि हर विभाग अपनी नीति बनाएगा। तो अब जब हर विभाग अपनी नीति बनाएगा तो कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ऐसे आंकड़े बनाएंगे बैठे हुए लोग, क्योंकि आजकल पैसा मेन हो गया है किसी भी तरीके से आए। तो इस पे भी ध्यान दिया जाए कि पारदर्शिता ऐसी हो जो कर्मचारी के लिए, अधिकारी के लिए कोई नुकसानदेह नहीं बन जाए। ट्रांसफर होना जरूरी है, मैं भी मानता हूं, लेकिन ऐसा नहीं हो जिससे एक दुखदाई बन जाए। देखिए, दरअसल हम पहले आशंका जता रहे हैं कि 30 मई आखिरी तारीख नहीं होगी, ये 7 जून या 15 जून तक मामला जाएगा। और जहां तक हर महकमे की तबादला नीति की बात है तो इसमें तो फिर मंत्री का जो स्टाफ है वो खुद ही तबादला नीति को लागू करने वाला होगा, तो वहाँ गड़बड़ी शुरू हो जाएगी। और फिर कई बार भट्टी जी ऐसा होता है कि मंत्री के यहाँ से एक नकली सूची बन गई, उसमें आप मंत्री का नाम डिलीट भी कर सकते हैं। कई बार नकली सूची बाजार में आती तबादले की और संबंधित व्यक्ति को बताया जाता है कि तुम्हारा इस सूची में नाम है, अगर रुकवाना है तो ये सेवा कर दो और नहीं रुकवाना तो तबादले में आपका नाम आ चुका है। तो मुझे लगता है कि अगर ये विभागीय तबादला नीति बनेगी तो ये शिकायतें और बढ़ जाएंगी और इनकी भी बाढ़ आ जाएगी। हम तबादलों की बारिश की बात कर रहे हैं, उसके बाद जो अगला क्रम है वो तबादलों की बारिश के बाद है शिकायतों की बाढ़ का। तो शिकायतों की बाढ़ भी इसके बाद आएगी कि साहब गड़बड़ी हो गई है, भ्रष्टाचार हुआ है। तो इससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सिस्टम को बड़ा चाक चौबंद किया जाए और निगरानी बहुत तगड़ी रखी जाए। अगर निगरानी कमज़ोर होगी तो फिर करप्शन को आप रोक तो सकते नहीं, कम कर सकते हैं, वो कम भी होना बहुत मुश्किल है। आपकी छोटी सी टिप्पणी। विभाग में अपनी तबादला नीति बनाना ये तो अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य है। भाई सरकार एक है, उसकी एक नीति होना चाहिए कि तबादले की क्या नीति हो, किस आधार पे तबादले होना चाहिए, शिकायतों के आधार पे होना चाहिए कि परेशानी के आधार पे होना चाहिए कि पति पत्नी को एक साथ रखना चाहिए। अलग अलग विभाग में जो अगर तबादला नीति बनेगी तो उसमें स्वेच्छाचारिता होगी। और जैसा आपने भी आशंका व्यक्त की कि लोग नकली सूची बना के संबंधित व्यक्ति को फोन करते हैं कि भाई तुम्हारा नाम है, बताओ क्या करना है यार, तो वो बेचारा भागा भागा भोपाल जाता है और सेवा करता है। तो ये तो बड़ा मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है अगर इस तरह की कोई बात है कि आप विभागीय नीति, अलग अलग विभाग अपनी विभागीय ये तमाम चीज़ें हम अनुभव के आधार पर बता रहे हैं और जो अनुभव है वो आशंका में है, क्योंकि 3 साल के बाद तबादले हो रहे हैं। तो वो जो उद्योग वाले लोग हैं जो तबादले को उद्योग बनाते हैं वो कहीं ना कहीं इस काम का, इसका दुरुपयोग करेंगे, ऐसी हम आशंका जता रहे हैं। हो सकता है कि सरकार बड़ा फुल प्रूफ सिस्टम बनाए और ये चीज़ें हमारी जो है वो निर्मूल साबित हो जाए, जो हम संदेह जता रहे हैं। तो उम्मीद तो करनी चाहिए कि स्थिति बेहतर होगी, लेकिन जो अभी तक का तजुर्बा है वो बताता है कि स्थिति बेहतर होने की संभावनाएं कम लगती हैं। मैं कुछ और कहना चाहेंगे भट्ट साहब आप?
हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि जी स्वेच्छाचारिता बढ़ेगी और ठीक। जिस तरह से आप अपन जो आशंका व्यक्त कर रहे हैं उसमें इस तरह का लेन देन और जुगाड़ का मामला तेजी से बिल्कुल बढ़ेगा। तो बिल्कुल। बेहतर ये होगा कि कोई एक नीति बनाया जाए और बिल्कुल स्पष्ट नीति हो, जिसमें अब पूरी पारदर्शिता हो। अब तो और उस लेकिन भट्ट हिसाब से साहब तबादले तीर निकल चुका है, सरकार ने फैसला कर जी। लिया कि हर विभाग अपनी नीति बनाएगा। तो राहुल जी सिर्फ 1 मिनट का वक्त है, हर महकमा अपनी नीति बनाएगा। सरकार ने बैरियर हटा दिया है, यानी तबादलों के बांध के बैरियर हट गया, पानी निकलना शुरू होगा। आप उसे जो चाहे नाम दे दें, तबादलों की बारिश कर दें, इसके बाद शिकायतों की बाढ़ भी आएगी। आपकी टिप्पणी अंतिम रूप से आप क्या कहना चाहेंगे, बहुत छोटी सी। राघवन जी देखिए क्या है कि एक व्यक्ति के तबादला करने में 3 व्यक्ति प्रभावित होते हैं। यदि एक व्यक्ति ने सीहोर से भोपाल आने का आवेदन दिया है, लेकिन वहां पर सीहोर वाला हटने को तैयार नहीं है, उसने आवेदन नहीं किया है, तो सरकार फिर फंस जाएगी, क्योंकि वहां तो पद रिक्त होगा नहीं। तो एक व्यक्ति को सीहोर वाले को भोपाल एडजस्ट आप कर नहीं सकते, सीहोर वाला कुर्सी छोड़ेगा नहीं, तो फिर यहाँ दिक्कतें पैदा होगी। मेरा सीधा सीधा कहना यह है कि भाई आपको आवेदन बुलवाने की आवश्यकता सरकार को क्यों पड़ती है? क्योंकि 10% आपको ट्रांसफर करना है तो आपके पास में सबकी गोपनीय चरित्रावली है, आप उसका रिकॉर्ड देखिए, उसका ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि ये तो सरकार का अधिकार क्षेत्र में है कि आपको ट्रांसफर करवाना और काम करवाना है। राहुल जी आप आवेदन देखिए, हर व्यक्ति परेशान है, वो तो आवेदन कर देगा। यदि 10 लाख राहुल जी आवेदन आ गए तो फिर क्या आप ठीक करेगी बात कर रहे सरकार? हैं, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी है। सरकार तो अपने हिसाब से तबादले करेगी, लेकिन जो लोग चाहते हैं उनसे आवेदन बुलाएंगे, तभी तो पता चलेगा कि कौन आदमी कहां जाना चाहता है। तो कह सकते हैं कि 50-60 हजार तबादले होंगे, इसमें असली तबादले होंगे 25,000, क्योंकि एक आदमी जब हटेगा तो दूसरा आदमी उसकी जगह ग्रहण करेगा। इसका मतलब कि तबादले तो कुल मिला के 25 से 30 हजार के आसपास होंगे, लेकिन उसकी बदली में दूसरा प्रभावित होगा, ऐसी संख्या ये दोगुनी हो जाएगी। बहुत सिंपल सा गणित है, लेकिन इसके पीछे जो गणित है वो कि नकली आदेश निकलेंगे, सूचियां बनेंगी, उसमें फिर इस बार चूंकि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पहली बार तबादले का काम शुरू कर रही है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने ध्यान रखा होगा। उम्मीद करेंगे कि इस बार शिकायतों की बाढ़ कम आएगी और तबादलों की बारिश ऐसी होगी जिससे हर कोई फलेगा फूलेगा और हरा भरा रहेगा, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। तिवारी जी आपका साधुवाद, भट्ट जी आपका धन्यवाद, और डॉक्टर राहुल रंजन आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बंदे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।